हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो आप लोग का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नंद वंश का सार और उसके एमसीक्यूज करेंगे। तो हिस्ट्री का एक चैप्टर है और मैं आपको पूरी हिस्ट्री इसमें करवाने वाली हूँ कंप्लीट। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा अगर क्लास अच्छी लगती है। तो हम शुरू करते हैं नंदवंश का। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो नंदवंश का जो है, नंद साम्राज्य प्राचीन भारत के एक राजवंश था जिसमें शिवम ठाकुर जी के अनुसार उन्होंने लिखा है, नंद राजवंश मगध पर शासन करने वाला पांचवा राजवंश था। अभी तक चौथा राजवंश जो हम पढ़ा था वो था शिशुनाग वंश। ठीक है, उसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई थी, तो ये पांचवा राजवंश है। नंद राजवंश के शासनकाल में ही मगध पहली बार एक साम्राज्य बन सका था। नंद राजवंश ने कुल 10 राजाओं द्वारा 345 या 344 से 323 या 322 ईसा पूर्व से 23 वर्षों तक शासन किया था। नंद वंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में महापद्म नंद के द्वारा शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महाराजा महानंदी की हत्या करने के बाद की गई थी। इस राजवंश का अंतिम शासक धनानंद था और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अब देखिए, इसके क्षेत्रीय विस्तार पर एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। नंद एम्पायर जो है 325 बीसी में स्टार्ट होता है और जो इसमें ऑरेंज मार्क बना हुआ है, इतना इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि पुराणों में जो लिखा हुआ है या शास्त्रों कह सकते हैं, तो उसमें है इसी नंद राजवंश के प्रथम शासक को महापद्म नंद कहा गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। तो महापद्म नंद किसे कहा गया है, तो वो नंद राजवंश का संस्थापक था, उसे कहा गया है। ठीक है, तथा सर्व छत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है, जिसने 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था तथा जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांग गईं। यह साम्राज्य एक रात की छत्रछाया में एक अखंड राजतंत्र था जिसके पास अपार सैन्य बल, धनबल और जनबल था। ठीक है, तो महापद्मनंद ने एक निकटवर्ती सभी राजवंशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो केंद्रीय शासन की व्यवस्था भी इसने लागू कर दी। इसीलिए सम्राट महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। ये नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते स्मिथ के शब्दों में कहें तो उन्होंने 66 परस्पर विरोधी राज्यों को इस बात के लिए विवश किया कि वह आपसी उखाड़ पछाड़ ना करे एवं स्वयं को किसी उच्चतर नियामक सत्ता के हाथों सौंप दे। तो महापद्मनंद के 9 नंद प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी हुए हैं। ठीक है, यानी कि उसके 9 नंद प्रमुख जो है उत्तराधिकारी हुए, जिनके नाम दिए गए हैं उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशाणक, दससिद्धक, कैवर्त और धनानंद। ठीक है, तो धनानंद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण सिकंदर के द्वारा किया गया था। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैली। इसके बाद देखें क्या होता है, असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता के विश्वास को नहीं जीत सका और साम्राज्य का फिर अंत हो जाता है। तो नंद राजवंश के बाद मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश शासन का स्थापना हुई है। ठीक है, नंदों को समाप्त समस्त भारतीय एवं विदेशी साक्ष्य तत्कालीन महत्वपूर्ण क्षत्रिय ठाकुर, ठीक है, इसे न्यायी वो बोल सकते हैं, होने का प्रमाणित करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद का इतिहास उड़ीसा में उदयगिरी, उड़ीसा में कहाँ पर, उदयगिरी पर्वतमाला से दक्षिणी भाग में एक प्राकृतिक गुफा है, इसे हाथी गुफा कहा जाता है और ब्राह्मी लिपि की 17 पंक्तियों में लिखे अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसकी पंक्ति 6 और 12 में नंदराज के बारे में कलिंग के राजा खारवेल द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। इसी हाथी गुफा जो लिखा हुआ है कि वहां पर इसके अभिलेख मिले हुए हैं, तो इसी हाथी गुफा अभिलेख को ईसा पूर्व पहली सदी का माना गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में निजामाबाद जिले के पश्चिम में कुछ दूर पर 10 नंद देहरा यानी कि नांदेड़, जिसे नांदेड़ आज वर्तमान में बोलते हैं, नामक नगर स्थित है। पहले उसका नाम था 10 नंद देहरा। इससे यह पता चलता है कि यह अस्मक वंश की प्राचीन भूमि भी 10 नंदों के राज्य के क्षेत्र में आ गई थी।
फिर आगे बढ़ते हैं तो कथा सरित सागर में एक स्थान पर अयोध्या में नंद के शिविर कटक का प्रसंग आया है। मैसूर के कई अभिलेखों के अनुसार कुंतलों पर नंदों का शासन था, जिसमें बंबई प्रेसिडेंसी का दक्षिणी भाग तथा हैदराबाद राज्य का निकटतम क्षेत्र और मैसूर राज्य सम्मिलित था। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंशम एवं अंगुत्तर निकाय में भी नंद वंश के अत्यधिक प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद वायु पुराण की कुछ पांडुलिपियों के अनुसार नंद वंश के प्रथम राजा ने 28 वर्ष तक राज किया और उसके बाद उनके पुत्रों ने 12 वर्ष तक राज्य किया था। महान वंश का जो है उसके अनुसार महापद्म नंद ने 28 वर्ष तक शासन किया और उनके पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया। फिर नंद वंश की महानता का विशद विवेचन महर्षि पतंजलि रचित महाकाव्य महानंद में किया गया था। ठीक है, किसने? महर्षि पतंजलि द्वारा रचित महाकाव्य है महानंद में किया गया था। इसकी पुष्टि सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा रचित महाकाव्य कृष्ण चरित के प्रारंभिक 3 श्लोकों से होती है, मगर उक्त महाकाव्य का विवरण मात्र ही शेष है। ठीक है, तो बृहत कथा के अनुसार नंदों के शासनकाल में पाटलिपुत्र में सरस्वती एवं लक्ष्मी दोनों का ही वास था। फिर 7वीं सदी के महान विश्वविख्यात चीनी यात्री हुइनसांग ने अपनी यात्रा वर्णन में उल्लेख किया है कि नंद राजा के पास खजाने थे। इसमें 7 प्रकार के कीमती पत्थर थे। कितने? 7 प्रकार के। तो जैन ग्रंथों में भी लिखा है कि समुद्र तक समूचा देश नंद के मंत्री ने अपने अधीन कर लिया था। किसके? नंद जो है उसके मंत्री ने। तो यहाँ पर हम नंद वंश के शासकों के बारे में थोड़ा सा विवरण जानेंगे डिटेल्स में। तो जो पहला शासक था पंडुक अथवा शहलिन, ठीक है, जो बंगाल का सेन वंश है। तो नंदराज महापद्मनंद के ज्येष्ठ पुत्र पुंडक, जिनको पुराणों में शहल या शहलिन कहा गया है, नंदराज के शासनकाल में उत्तर बिहार में स्थित वैशाली के कुमार थे तथा उनकी मृत्यु के बाद भी उनके वंशज मगध साम्राज्य के प्रशासक के रूप में रहकर शासन करते रहे। इनके वंशज आगे चलकर पूरब, दक्षिण और बंगाल, कहाँ पर? बंगाल चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने अपने पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद के नाम पर सेन नामांतरण कर शासन करने लगे और उसी कुल से बंगाल के आज सूर्य राजा वीरसेन, जो मथुरा, सुकेत स्थल एवं मंडी के सेन वंश के जनक बन गए, जो 330 ईस्वी पूर्व से और 1290 ईस्वी पूर्व तक शासन किया उन्होंने। फिर अगले जो बनते हैं पंडुगति अथवा शुकल्प, तो ये अयोध्या का देववंश है। इसके बारे में जानते हैं। आनंद राज के द्वितीय पुत्र को महाबोधि वंश में पंडुगति और पुराणों में संकल्प कहा गया है। कथा सरित सागर के अनुसार अयोध्या में नंद राज का सैन्य शिविर था, जहां संकल्प एक कुशल प्रशासक एवं सेना नायक के रूप में रहकर उसकी व्यवस्था देखते थे तथा कौशल को अवध राज्य बनाने में अपनी अहम भूमिका उन्होंने वहां पर निभाई थी। ठीक है, तो राज्य आदि व राज्य वहां जहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा या बलि पूजा नहीं होती हो, जबकि उसके इसके पूर्व यहाँ पूजा में पशु बलि अनिवार्य होने का विवरण प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसको पूर्णतया समाप्त कराया और यही कारण है कि उन्हें शुकल्प कहा गया है, यानी अच्छा रहने योग्य स्थान बनाने वाला। इन्हीं के उत्तराधिकारी 185 ईस्वी पूर्व के बाद मूल्य वायुदेव के रूप में हुए, जिनके सिक्के अल्मोड़ा के पास से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन हुए? मूल्य वायुदेव, जिनके सिक्के अल्मोड़ा के पास से प्राप्त हुए हैं। अगले शासक जो हैं वो है भूतपाल अथवा भूत नंदी, जो कि विदिशा का नंदी वंश है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। सम्राट कौन से थे ये? चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद के तृतीय पुत्र भूतपाल विदिशा के कुमार अथवा प्रशासक थे। नंदराज के शासनकाल में उनकी पश्चिम दक्षिण के राज्यों के शासन प्रबंध को देखते थे। विदिशा के यह शासक कालांतर में पद्मावती और मथुरा के भी शासक रहे तथा बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार के इतिहासकारों ने भूत नंदी के शासनकाल को 150 वर्ष पूर्व से मानते हैं। और जो इनका क्षेत्र विस्तार था, उसके चौथे जो राजा थे, यानी शासक, चौथा पुत्र, वो था राष्ट्रपाल, यानी कि इसको महाराष्ट्र का सातवाहन कलिंग का मेघवाहन वंश, इसको महाराष्ट्र राज्य दिया गया था। तो यहाँ पे महाबोधि वंश के अनुसार नंदराज के चौथे पुत्र राष्ट्रपाल थे। राष्ट्रपाल के कुशल प्रशासक एवं प्रतापी होने से इस राज्य का नाम राष्ट्रपाल के नाम पर महाराष्ट्र कहा जाने लगा।
यह गोदावरी नदी के उत्तर तट पर पैठन अथवा प्रतिष्ठान नामक नगर को अपनी राजधानी बनाई थी इसने। तो राष्ट्रपाल द्वारा ही मैसूर जो राष्ट्रपाल नाम था उसका, उसके मैसूर के क्षेत्र अस्मक राज्य महाराष्ट्र के राज्यों की देखभाल प्रशासक के रूप में की जाती थी, जिसकी केंद्रीय व्यवस्था नंदराज महापद्म नंद के हाथों में रहती थी। तो राष्ट्रपाल के पुत्र ही सातवाहन एवं मेघवाल थे, जो बाद में पूर्वी घाट उड़ीसा क्षेत्र, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र क्षेत्र के अलग अलग शासक बन गए थे। फिर ब्राह्मणी ग्रंथों और पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है, ये नोट डाउन कर लीजिए। और जो क्षेत्र विस्तार इसके शासक हैं, तो पांचवें पुत्र को इन्होंने गोविशाड़क नाम का जो पुत्र था उसको उत्तराखंड का कुलिंद वंश कहा जाता है, उत्तराखंड का राज्य दिया गया था। महाबोधि वंश के अनुसार नंदराज महापद्म नंद के पांचवें पुत्र गोविशाड़क थे। नंदराज के उत्तरापथ में विजय अर्जित किया था इन्होंने। महापद्म द्वारा गोविशाड़क को प्रशासक बनाते समय एक नए नगर को बसाया गया था, वहां उसके लिए किला भी बनवाया और इसका नामकरण गोविशाड़क नगर रखा गया था। उनके उत्तराधिकारी क्रमशः कितने हुए हैं? विश्वदेव, धनमुहूर्त, बृहदपाल, विश्व शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपाल, चेतेश्वर, भानु रावण हुई, जो कि लगभग 232 ईस्वी तक 232 ईस्वी पूर्व से 290 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। और जो छठवा था उसको नाम था दस सिद्धक। तो ये चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद के छठवें पुत्र दस सिद्धक थे। नंद राज्य की राजधानी मध्य क्षेत्र के लिए वाकाटक में थी, जो कि दस सिद्धक ने अपनी राजधानी बनाया गया था। किंतु इनके पिता महानंदीवर्धन के नाम पर नंदराज द्वारा बताए गए सुंदर नगर नंदीवर्धन नगर को इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में प्रयुक्त किया था, यानी कि यूज किया था, जो आज नागपुर के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र में अपनी शक्ति का संवर्धन किया गया, इसलिए उन्हें विंध्य शक्ति भी कहा जाता है, जिन्होंने 220 ईस्वी पूर्व से 510 ईस्वी तक शासन किया। फिर सातवें शासक जो है वो रहे हैं सातवां, उनका पुत्र था केवर्त, जिसको महापद्मनंद ने इन क्या बोलते महाबोधि वंश में इसका वर्णन किया गया कि महापद्मनंद का सातवां पुत्र था। तो इसको इन्होंने महासेना नायक एवं कुशल प्रशासक के रूप में जानते हैं। अन्य पुत्रों की तरह केवर्त किसी राजधानी के प्रशासक न होकर बल्कि अपने पिता के केंद्रीय प्रशासन के मुख्य संचालक थे, तथा सम्राट महापद्मनंद जहाँ कहीं भी जाते थे मुख्य अंगरक्षक के रूप में उनके साथ रहता था। केवर्त की मृत्यु सम्राट महापद्मनंद के साथ ही विषयुक्त भोजन करने से हो गई थी, जिससे उनका कोई राजवंश आगे नहीं चल सका। आठवां जो पुत्र है उसके बारे में जानते हैं, सम्राट घनानंद। ठीक है, और इसी के साथ ही नंदवंश का अंत होता है। देखिए कैसे। सम्राट महापद्मनंद की पत्नी महानंदिनी से उत्पन्न अंतिम पुत्र था घनानंद। जब युवराज था तब अनेकों शक्तिशाली राज्यों को मगध साम्राज्य के अधीन करा दिया था। नंदराज महापद्मनंद की मृत्यु के बाद 326 ईस्वी पूर्व में घनानंद मगध का सम्राट बना। नंदराज एवं भाई केवर्त की मृत्यु के बाद यह बहादुर योद्धा शोकग्रस्त रहने लगा। फिर भी इसकी बहादुरी के चर्चे से कोई भी इसके साम्राज्य की तरफ आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सका। विश्व विजेता सिकंदर ने भी नंद साम्राज्य की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि देखकर भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़े से एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, नंदवंश के एक ऐसे वंश को संदर्भित करता है जिसकी उपाधि प्राप्त की। तो ये कौन सा था? उसका नाम है ऑप्शन बी है, गैर क्षत्रिय राजवंश के नाम से नंदवंश को जाना जाता है। तो इसको उपाधि प्राप्त थी गैर क्षत्रिय राजवंश। अगला प्रश्न है, महापद्मनंद को इसके संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो इसके संस्थापक कौन थे? नंद। ठीक है, नंद वंश के रूप में इसको जानते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नंद राजाओं की एक नई श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे महापद्मनंद ने वंशवाद को समाप्त करके बनाया था। तो वो कौन सा बनाया था? नंद राजाओं में एक श्रृंखला जो है उसका नाम था शिशुनाग वंश। ठीक है, तो महापद्मनंद ने वंशवाद को समाप्त करके बनाया था। अगला प्रश्न है, महापद्मनंद को भी सही रूप से लेबल किया गया है, कहाँ पर? सर्वछांकर, सर्वजनक, सर्वो प्रांतिक या सर्व छत्रांतक। तो इसका जो है सर्व छत्रांतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको इस रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उग्रसेन किसका दूसरा नाम है? तो उग्रसेन का जो दूसरा नाम है यहाँ पर महापद्मनंद के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
महापद्म नंद को एकराट की उपाधि दी गई थी। तो ये कहाँ पर दी गई है? वेदों में, पुराण, उपनिषद या धर्मशास्त्र में। तो इसको पुराण के अनुसार एकराट की उपाधि दी गई है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय इतिहास का प्रथम साम्राज्य निर्माता माना गया है? तो प्रथम साम्राज्य निर्माता किसे माना गया है? महापद्म नंद को ही। ठीक है, महापद्म नंद को जो है इतिहास का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहते हैं। अगला प्रश्न, महापद्म नंद की एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताइए। तो ऑप्शन निम्नलिखित दिए गए हैं, इनमें से जो राइट आंसर है वो है कलिंग पर महापद्म नंद के हाथों विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी गलत है। अगला प्रश्न है, कुरु, सुरसेन, पांचाल, अस्मक और हैहय के समावेश ने राज्य की क्षेत्रीय शक्ति के विस्तार में योगदान दिया। देखिए, ये वो प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने उन्हीं को इसमें लिया गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है मगध साम्राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महापद्म नंद के 8 उत्तराधिकारियों में से किसे अंतिम उत्तराधिकारी माना गया है? तो 8 उत्तराधिकारियों में अंतरिम उत्तराधिकारी जो है वो घनानंद को माना गया है। ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है, एग्रामेस या जेनरेस में एक नाम है जो दिया गया है, तो ये नाम किसको दिया गया है? उसका नाम है धनानंद। ठीक है, जो अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, धनानंद के शासनकाल के दौरान शाही कर या तो एक रूप में एकत्रित किया जाता था, तो इसको किस रूप में एकत्रित करते थे? शाही कर को नगद या वस्तु के रूप में, तो दोनों रूप में कर सकते थे। अगला प्रश्न है, चाणक्य को धनानंद से मिलने के लिए प्रेरित करने वाले मुख्य उद्देश्य की पहचान करिए। तो निम्न ऑप्शन में से जो है राइट आंसर हो जाएगा कि विदेशी आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए चाणक्य ने धनानंद की सहायता लेने आए थे। जो चाणक्य थे वो इसकी सहायता लेने आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चाणक्य न केवल एक विद्वान थे बल्कि एक प्रसिद्ध सलाहकार भी थे। किसके? तो ये बताना है, इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, धनानंद के शासनकाल में आक्रमण हुए, तो धनानंद के शासनकाल में आक्रमण किसने किया था? अलेक्जेंडर ने। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर का आक्रमण किस समयावधि में हुआ था? तो सिकंदर ने जो आक्रमण किया था उसका वो हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखना ना। अगला प्रश्न है, घनानंद की विशाल सैन्य शक्ति ने सिकंदर को उसके बढ़ते आक्रमण का विरोध करने के लिए मजबूर कर दिया। तो कहाँ पर हुई थी वो? तो उसका राइट आंसर है गंगा घाटी में। ठीक है, गंगा घाटी के आसपास ही इसका विस्तार हुआ था। तो नंदवंश के पतन का मुख्य कारण क्या है? नंदवंश का पतन किस कारण हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों धनानंद की पराजय के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नंदवंश को गद्दी से उतारने के लिए समय चंद्रगुप्त मौर्य को अत्यधिक सहायता प्रदान की थी? तो उसका नाम है चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ने ही अपनी कूटनीति के अनुसार धनानंद को पराजित करवाया था। अगला प्रश्न है, नंदवंश का पतन किस काल में हुआ है? तो इसका सन याद रखिए, इसका आंसर है 322 से 321 ईसा पूर्व। तो ये थे आज के हमारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।